Hello everyone, my name is Mukul Dubey, and you all know that we are running the program for the UPPCS 2025, and mentorship program is also running on the CSE Matrix Telegram channel। और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, तो वहाँ आप कुछ डिटेल्स जान सकते हैं। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं, और प्रैक्टिकली अप्रोच जो किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक अप्रोच जो होती है, जो थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल जो होती है, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसी सीरीज में कुछ लेक्चर्स हम यूट्यूब पर भी डालते रहे, जिससे कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम में कनेक्टेड नहीं है वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। तो ऐसे ही सीरीज में एक छोटा सा वीडियो है जो आप सभी लोगों को यूट्यूब पर भी प्रोवाइड होगा। उसी सीरीज में हम लोग इम्पोर्टेंट स्कीम्स, बेसिकली स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, तो मैंने जो थीम स्कीम्स की बताई थी, उन थीम्स के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो सारी स्कीम्स आपको करने 2014 के बाद में, 2014 के बाद में जो भी स्कीम्स आई हैं वो आपको ध्यान देनी है इन करंट गवर्नमेंट। और उससे पहले की जो इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट की आफ्टर इंडिपेंडेंस रही हैं, उनके आपको डेट्स थोड़े से याद करने हैं। बट तीन कैटेगरीज में मैंने आपको स्कीम बताई थी, ऐसी स्कीम जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है बट फ्लैगशिप रही है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रही है। तो ऐसी कुछ 15-20 स्कीम्स की आपको डेट याद करना, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम हुआ, इस टाइप के जो भी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, तो उनके आपको सन वगैरह याद करके रखनी है केवल। फिर मैंने दूसरे टाइप की स्कीम बताई कि ऐसी स्कीम जो 2014 के बाद स्टार्ट हुई है मोदी गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट में, उन स्कीम्स को आपको थोड़ा थोड़ा जानना है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स भी उन स्कीम्स ने किया है। लेकिन फिर तीसरी कैटेगरी भी कुछ स्कीम्स की होती है जो करंट ईयर में स्टार्ट की जाती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। ऐसी कैटेगरी में वो स्कीम जो नई स्टार्ट हुई है, एक तो वो आती है। दूसरी, अगर कोई पुरानी स्कीम्स की कोई अचीवमेंट है, या फिर गवर्नमेंट उसको रिफर्बिश करती है, या फिर उस स्कीम को नए तरीके से चलाती है, या कोई ऐसी नई बात पुरानी स्कीम में होती है वो, तो आज की जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है जो पिछले एक साल से किसी कारण चर्चा में रही है। ठीक है। यहाँ से अ, मैं कह सकता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन अगर स्कीम स्पेसिफिक आएगा, जिसमें एक स्कीम के अंदर से पूछना है, तो 2 से 3 क्वेश्चन बनने की एग्जाम के अंदर मुझे संभावना पूरी तरह से दिखाई देती है। ठीक है। अगर वो स्कीम के अंदर से पूछेगा तो फटाफट हम इस स्कीम को कर लेते हैं। सबसे पहले आती है नव्या स्कीम। सबसे पहले आती है नव्या स्कीम। ठीक है। नव्या स्कीम मैंने आपको करंट अफेयर्स के अंदर भी पढ़ाई थी, नव्या स्कीम्स। इसका फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू द वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि यंग एडोलेसेंट गर्ल्स जो है, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्कीम लाई गई है। ठीक है। मेन बात क्या है कि ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, 90 स्कीम कहाँ से स्टार्ट की गई है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। ऑल्दो दिस स्कीम इज डज नॉट बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बट स्टार्ट उत्तर प्रदेश से की गई है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 24 जून को इसको स्टार्ट किया गया है। बहुत जिस तरह से यूपीपीसीएस का पैटर्न है, स्कीम स्टार्टिंग, और जो कि एक साल के अंदर अगर कोई स्कीम आई है तो वो तो डेफिनेटली पूछेगा कि कब स्टार्ट की गई है। तो 24 जून, नब्बे स्कीम कब स्टार्ट की गई? 24 जून 2025, यानी कि आज से 3 महीने पहले नब्बे स्कीम स्टार्ट की गई है। वेरी वेरी, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। ठीक है। ये जॉइंट पायलट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, यानी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दोनों का है। स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स, यानी कि किशोरावस्था वाली गर्ल्स का है, जो कि किशोरावस्था का टीनेजर के बाद और यूथ के पहले के 2 साल होती है, उनको किशोरावस्था बोलते हैं। यानी कि 16 से 18 साल की लड़कियों के लिए है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है 16 से 18 साल की जो एज होती है, बेसिकली वो 11वीं और 12वीं की होती है। अगर आप 3 साल से पढ़ना शुरू करोगे, यूकेजी एलकेजी मिला के, तो आपकी जो सही एज बैठेगी 11वीं और 12वीं क्लास की है। तो इस स्कीम को भी 10वीं पास लड़की के लिए चलाया गया है। क्या करेगा ये? वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी 11वीं 12वीं में ही आपको, ऐसे इसमें स्पेशली 11वीं 12वीं मेंशन नहीं है, बट 10वीं पास है तो उसको बाय डिफॉल्ट ही होता है।
कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में गर्ल्स के लिए, ठीक है। 27 डिस्ट्रिक्ट में 19 स्टेट्स के अंदर इसको चलाया जाएगा, और इसका जो फोकस एरिया है वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका, ठीक। तो हम यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग हाईलाइट कर देंगे, 16 से 18 साल एटलीस्ट पास होना चाहिए 10वीं क्लास, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, इसको भी मैंने करंट में आप लोगों को बताया था, एनपीएस वात्सल्य स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम का एक जो छोटे बच्चों के लिए एक स्कीम लाई गई है पेंशन की, वो ये है कि 18 साल का कोई भी हो, कोई भी माइनर जो 18 साल का है उसके लिए भी एक पेंशन स्कीम लाई गई है। वो लाई गई है फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, जिसकी जो मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन है। तो ये जो भी जैसे वैसे भी जितनी भी ज्यादातर जो पेंशन स्कीम है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही है ज्यादातर। बहुत सारी पेंशन स्कीम लेबर मिनिस्ट्री के अंदर भी है, किसी के अंदर है, लेकिन ज्यादातर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड कौन होगा, ध्यान देने वाली बात है, कोई भी जो 18 साल से छोटा है, ठीक है। 18 साल से जब छोटा होगा तो उसको ऑपरेट करेंगे उसके माता पिता या फिर उसका जो भी गार्जियन है वो उसको ऑपरेट करेगा। रेगुलेट तो पीएफआरडीए ही करता है, पेंशन पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसके अलग अंदर जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो इंडियन पोस्ट पेंशन फंड ये सब करेंगे, ठीक है। इसके अंदर खासियत है कि 1000 रुपए का जो है 1 साल का कम से कम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके पेरेंट्स के द्वारा। और जब वो चाइल्ड 18 साल को पार कर जाएगा तो ये स्कीम जो है एनपीएस वात्सल्य से चेंज होके एनपीएस अकाउंट में चेंज हो जाएगी, जो कि 18 साल के बाद विदाउट पेरेंट्स वो जो जो भी चाइल्ड होगा वो खुद से रन कर सकेगा, ठीक है। और चूंकि ये बस मतलब छोटे बच्चों की 18 साल की तक की ही है, एडोलिसेंट एज तक की ही है, इसलिए इसमें 18 साल तक ही कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। उसके बाद उसका अकाउंट एनपीएस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं, डेट याद कर लेना। पिछले साल 18 सितंबर, ठीक है, इस साल का भी 18 सितंबर जा चुका है, तो पिछले साल का 18 सितंबर। और नब्बे स्कीम जो है वो इसी साल की है, ठीक है। इसके बाद आती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले साल 18 सितंबर से भी पहले 24 अगस्त, ध्यान करो 15 अगस्त के ठीक बाद पिछले साल यूनिफाइड पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। बट ये जो स्कीम है उसको इसी साल अप्रैल से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसका रीजन ये है कि हमारे जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इसलिए इस टाइप की जो फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम होती है वो हमेशा उसको सही तरीके से रेगुलेट करने के एम से उसको फाइनेंशियल ईयर में ही स्टार्ट किया जाता है। तो इसको कब से स्टार्ट किया जा रहा है, 1 अप्रैल से, ठीक है। किस पर लागू होता है, सभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय पर लागू होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाइड करके खुद स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी ये लागू करवा सकती है। महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट है, ये इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट है जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाया और दूसरे दिन ही अपना लिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 अगस्त को इसको स्टार्ट किया था, मतलब इसको नोटिफाई किया था, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 25 अगस्त को इसको अपनी अनुमति दे दी थी, ठीक है। खास बात यह है जो कि पॉइंट आपको बन सकता है, एक बार अगर आपने यूपीएस में चेंज करा लिया अपना अकाउंट, जैसे अभी हमारा एनपीएस चलता है, अगर उसको यूपीएस में हमने चेंज करा लिया है तो हम लोग इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, और अगर आपने शुरुआत से ही यूपीएस अपनाया है तो भी ये चेंज नहीं हो सकता। इसमें जो एम्प्लॉय होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ये थोड़ा इसमें अच्छी बात है कि इसमें एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस दोनों को मिला के 10% है। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस को मिलाकर लगभग दोगुना यानी कि 18.5% है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट, जहां भी आप एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट आपका 18.5% आपकी सैलरी का खुद देगी, और 10% आप अपनी सैलरी में से देंगे, ठीक है। लगभग अगर आपने 10 साल पूरे कर लिए हैं तो आप इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। लगभग 10,000 रुपए की फिक्स पेंशन आपको मिलेगी, कम से कम 10 साल अगर आप पूरे किए हैं। लेकिन आपने 25 साल तक की सर्विस कर ली है तो आपको 25 साल के बाद जो आपकी लास्ट बेसिक पे होगी उसका 50% फिक्स पेंशन के रूप में आपको मिलेगा।
ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। 10 साल अगर आपने कंप्लीट करे और बीच में से अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, वॉलेट वीआरएस ले लेते हैं, तो भी आपको 10 साल पूरा करने के बाद भी आपको फिक्स 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें तो घाटा है। अगर आप 25 साल पूरा करते हैं आपकी सर्विस का कम से कम, और फिर आप रिटायरमेंट भी ले लेते हैं भले ही आपकी सर्विस पूरी नहीं हुई है, तो आपको जो लास्ट के जो ईयर होगी जिसमें आप रिटायरमेंट लेंगे, उस ईयर में जो आपका बेसिक पे हो रहा होगा उसका 50% आपको मिलेगा। इसका फायदा क्या है? जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, लगभग वैसी तो नहीं है क्योंकि आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम में देखो, तीनों में डिफरेंस क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। जब आप रिटायर होते थे तो आपकी जो लास्ट ईयर की जो सैलरी होती थी उसका 50% आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने लगती थी। सरकार को घाटा ज्यादा होता था, सरकार का पैसा लगता था, खुद का आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो आप सरकार ने नेशनल पेमेंट स्कीम, सॉरी पेंशन स्कीम लेके आई। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर क्या किया गवर्नमेंट ने ये किया कि आप जितना पे उसमें कंट्रीब्यूट करते हो उसके हिसाब से आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। लेकिन इसमें एम्प्लॉयज को थोड़ा सा मतलब उतना फायदा नहीं होता था क्योंकि उनके पैसे महीने के कटते थे। तो उसी का मिला जुला जो वर्जन है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में खासियत ये हो गई कि एम्प्लॉय 10% जरूर कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन गवर्नमेंट भी 18.5% कंट्रीब्यूट उसमें करेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो पेंशन का बर्डन है वो इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है सुभद्रा स्कीम। सुभद्रा स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ना ही यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। ये स्कीम है ओडिशा गवर्नमेंट की, और ये वुमेन, जैसे कभी सभी स्टेट्स में लाडली बहना, लाडली माता, इस टाइप की जो जो भी स्कीम्स चल रही हैं, उसी टाइप की ये स्कीम है ओडिशा गवर्नमेंट में। लेकिन ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इसको लॉन्च किया था पीएम मोदी ने। ठीक है, तो पेपर में ये आ सकती है कि सुभद्रा स्कीम किससे रिलेटेड है, ये भी आ सकता है, और किस गवर्नमेंट की है, तो ये ओडिशा गवर्नमेंट की है। हालांकि इसके अंदर की चीजें नहीं आने की संभावना है, फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको। इस स्कीम के अंदर जो वुमेन है उसकी एज 21 से लेकर 60 ईयर तक होनी चाहिए। ठीक है, वो ओडिशा का उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इनकम क्राइटेरिया भी इसके अंदर है। तो इनकम क्राइटेरिया में उन्होंने क्या करके रखा है कि अगर वेल्दी फैमिली से वुमेन है तो वो इसकी हकदार नहीं होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी हकदार नहीं होगी। इनकम टैक्स अगर वो पे करती है तो उसकी हकदार नहीं होगी। या फिर उनको 1 साल में 18,000 या फिर 1 महीने में 15,000 रुपए की गवर्नमेंट से पहले से कोई सहायता मिलती है तो वो भी इसकी हकदार नहीं होंगी। लेकिन इसमें फायदा क्या है? जो इस एक्सक्लूजन के अंदर नहीं आता है, जो भी इन क्राइटेरियाज के अंदर नहीं आता है, वो इसका इसका लाभ उठाएगा। लेकिन उसमें क्या लाभ मिलेगा? लाभ ये मिलेगा कि 1 साल में 2024 से लेकर 2029 तक, 1 साल में 2024 से 2029 तक 10,000 रुपए पर ईयर में महिला को मिलेगा। इसी टाइप की स्कीम्स बहुत जगह चल रही हैं, एमपी गवर्नमेंट पे भी चलती है। हालांकि एमपी गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि हर मंथ 1,500 रुपए मिलते हैं वहां पर हर वुमेन को, तो उनका तो बहुत ज्यादा हो जाता है साल का। लेकिन इसमें 1 साल में 10,000 मिलेगा, हर मंथ के हिसाब से नहीं मिलेगा, 2 बार मिलेगा। एक बार राखी के त्योहार पर और दूसरा इंटरनेशनल वुमेन डे पर 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो छोटी सी स्कीम है। एग्रीश्योर स्कीम क्या है? एग्रीश्योर, एग्रीकल्चर से नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ही स्कीम है। शिवराज सिंह चौहान जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 सितंबर, पिछली साल का सितंबर महीने में खूब सारी स्कीम्स आई हैं, इसलिए ध्यान ध्यान रखना। सुभद्रा स्कीम 17 सितंबर को आई थी। इससे पहले जो हमने एनपीएस वात्सल्य स्कीम 18 सितंबर 2024 को आई थी। और पिछले साल ही सितंबर में 3 सितंबर को एग्रीश्योर स्कीम आई थी। एग्रीश्योर बेसिकली है क्या? एग्रीश्योर, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइज। बेसिकली ये फंड है किसके लिए? एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप और रूरल इंटरप्राइज, जो भी गांव के लेवल पर स्टार्टअप्स खोलेंगे, एंटरप्राइज खोलेंगे, उसके लिए। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य सीधी सी बात होगी, इंडिया का एग्रीकल्चर लैंडस्केप को बढ़ाना, इनोवेशन, ग्रोथ, ये सब तो बाय प्रोडक्ट होते हैं किसी भी स्कीम के, तो इसको आप कर सकते हो। बट आपको क्या करना है? इसका डेटा याद करना है। तो ये फंड है, लेकिन कितने रुपए का फंड है? ये फंड है 750 रुपए का।
याद करना बहुत आसान है। 250 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। 250 करोड़ रुपए इसमें नबार्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है। और 250 करोड़ जो है वो मोबिलाइज कराए जाएंगे अलग अलग बैंक से, प्राइवेट सेक्टर से, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से, जो भी इसमें इन्वेस्ट करे। तो 250 की तीन फंडिंग मैकेनिज्म है, जिससे ये पूरा 750 करोड़ रुपए का एक फंड है केवल। क्या करना है याद, अब एग्जाम में क्या करेगा, वो 7,000 कुछ कर देगा, 750 की जगह 7,500 कर देगा। तो इस टाइप के आपको डेटा पे ध्यान देना है। यहाँ वो डेटा चेंज कर सकता है कि जो फंड है कितने रुपए का है। ठीक है, तो 750 करोड़ रुपए का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि बहुत कंफ्यूज आपको कर सकती है, प्रोजेक्ट मौसम, जो कि बहुत पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है। उसी के जैसा नाम है मिशन मौसम। और देखो ये भी 11 सितंबर को किया गया है। तो आप ना ध्यान देना, 3 सितंबर, 17 सितंबर, 11 सितंबर, पिछली बार सितंबर में बहुत सारी स्कीम्स आई हैं। आपको कहीं पेपर में सितंबर की स्कीम में ना उलझा दे। ठीक है, तो आप ध्यान देना, थोड़ा डेट्स का याद रखना। तो यूनियन कैबिनेट ने एक मिशन, ये कोई स्कीम नहीं है, मिशन है बेसिकली। यूनियन कैबिनेट ने 2,000 करोड़ रुपए का एक मिशन पास किया है। स्वाभाविक सी बात है, मौसम यानी कि अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर रहे। इसके अंदर हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन किस एरिया में, वेदर रेटिंग, क्लाइमेट स्मार्ट, मतलब जो वेदर को हम लोग एस्टिमेट करते हैं उससे रिलेटेड टेक्निक्स में मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए अब जब भी हम कुछ चीज करना चाहते हैं, उसके लिए हमेशा हम स्कीम नहीं मिशन लॉन्च करते हैं, क्योंकि उसमें हमने किया नहीं होता, करना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या क्या हो गया, वही इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी मेन मेन डिपार्टमेंट्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसके अंदर है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आई टीम इसके अंदर है, और एनसीएम, RWF, ये सब। मतलब एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, एग्जाम में इतना लिख दे, कई सारे इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियाज कैपेबिलिटी इन वेदर फोरकास्टिंग अक्रॉस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। मतलब वेदर फोरकास्ट करने में इंडिया की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। तो सबको पता है, टेक्निकल अगर इनोवेशन आप कर रहे हैं तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। क्या क्या हम इसमें बनाने का सोच रहे हैं, डोपलर वेदर रडार्स जो होती हैं, जो कि हर एक मौसम में अच्छे से काम करती है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, रेनगॉक्स हैं, इन सबको हम लोग जो है डेवलप करना चाहते हैं मेक इन इंडिया में। ठीक है, और इसके अलावा प्रत्यूष मिहिर जैसे सिस्टम्स, जो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इंडिया के जो हाईटेक सुपर कंप्यूटर्स, इनका हेल्प और इनका यूज, और इस जैसे और कंप्यूटर को भी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, करंट स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। फिर एक छोटी सी स्कीम आती है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये भी सितंबर में हुई थी, 17 सितंबर को, लेकिन एक साल और पहले। ध्यान देना, 2023 में ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया था, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन में इसको द्वारका में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये द्वारका कन्वेंशन उसी टाइप का कुछ है, जिस तरह से भारत मंडपम बनाया गया है, वैसे ही एक कन्वेंशन सेंटर द्वारका में बनाया गया है, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास में। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है, आपको ये चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में फर्क होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बनाती है, लेकिन ये स्कीम अप्लाई अप्लाई की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से। ऐसी स्कीम्स में अब आपने ज्यादातर देखा होगा 60-40 का रेशियो होगा, 90-10 का रेशियो होगा। मतलब 60% फंड अगर गवर्नमेंट करेगी तो 40% फंड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब भी कोई स्कीम सेंट्रल सेक्टर होती है, इसका मतलब ये होता है कि सारी की सारी स्कीम को जो रन कराएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी, स्टेट गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियली रन नहीं करेगी। ठीक है, टाइम पीरियड इस स्कीम का, पीएम विश्वकर्मा स्कीम का क्या है, 5 साल है। 2023 में लॉन्च की गई है, 2023 से 2028 तक इसका टाइम पीरियड है। क्या है इसके अंतर्गत, बहुत सिंपल सी स्कीम है। गुरु शिष्य परंपरा, जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे ट्रेडिशनल स्किल्स जो होती हैं, चाहे कपड़ा बुनाई कताई, कई सारी ऐसी स्किल्स हमारे इंडिया में ऑलरेडी कई जगह, लाख बनाने का काम, कपड़े बनाने का काम, कई ऐसे ट्रेडिशनली हमारे पास स्किल्स हैं जो फैमिली वाइज चलती हैं। और उनका जो गुरु शिष्य परंपरा होती है, या तो पिता बेटे से, बेटा पिता से सीखता है, या फिर वहीं फैमिली में ही लगभग गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू, मतलब फैमिली नॉलेज के द्वारा ही सीखते हैं। इसमें कोई फॉर्मल स्किल नहीं होता है। ठीक है,
इसी चीज को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई है। इसके लिए 13,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड रखा है 5 साल के लिए। इसमें क्या होगा, इस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 1 लाख तक का फ्री क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी पहली बार में। फिर अगर वो सक्सेस होता है तो उनको 2 लाख तक का इंटरेस्ट रेट 5% के कंसेशन के हिसाब से प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। और इसमें जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, मोर फॉर्मली, मोर स्किलफुली। ठीक है। पांच, इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग होगी, 1 हफ्ते की होगी, 2 हफ्ते की होगी, या फिर जरूरत के हिसाब से और भी ज्यादा हो सकती है। बट ध्यान देने वाली बात है, ट्रेनिंग पीरियड में जो भी ट्रेनिंग लेगा उसको 500 रुपए पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है। तो कौन सी स्कीम है ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 5 साल के लिए चलाई जा रही है। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी का संबंध ही है आर्ट से, स्किल से, चीजों को बनाने से। तो उसी चीज के जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको गवर्नमेंट फॉर्मलाइज कर रही है, औपचारिक बना रही है। ठीक है। अब आता है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम क्या है? पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। क्या लिखा है? पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, रिस्टोर करना, अवेयर करना, नरिश करना। ठीक है। और मुक्ति दिलाना मदर अर्थ को। ठीक है। तो बेसिकली किससे संबंधित है? देखो, पिछली से पिछली साल 2023-24 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली ये फर्टिलाइजर्स पर केंद्रित है। मतलब कि जमीन प्रणाम, हमेशा मोदी जी की स्कीम्स में एक खासियत होती है, इस टाइप के वो नाम रखते हैं, जैसे जमीन को नमस्कार करना। जमीन को नमस्कार कैसे करना? जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनका कैसे एफिशिएंटली और सावधानी से यूज करना है कि जमीन मिट्टी खराब ना हो। ठीक है। और उनका क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, उसके लिए ये स्कीम है। ठीक है। फिर पिछली साल नवंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, नमो ड्रोन दीदी। ठीक है। तो वुमेन वर्किंग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप और एग्रीकल्चर के लिए स्कीम लाई गई थी। ओवर द कोर्स ऑफ फॉलोइंग 3 इयर्स, 3 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 15,000 ड्रोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, वुमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको जो है कुछ ड्रोन्स दिए जाएंगे और उनको उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि जो एग्रीकल्चर सर्वे, सॉइल सर्वे, ये सब आसानी से किए जा सके। ठीक है। फिर एक स्कीम है श्रेष्ठ स्कीम। ये 2022 की स्कीम है। ये पुरानी स्कीम्स का इंपोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये कुछ ना कुछ कारण चर्चा में रही है। ठीक है। इसका स्कीम का मतलब क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। कुछ टारगेटेड एरिया हैं, उन एरियाज में रेजिडेंशियल जो स्कूल हैं उनको बेहतरी के लिए ये स्कीम लाएगी। और किसकी स्कीम है? सोशल जस्टिस और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की। अब इसमें बेहतरी क्या होगी? क्वालिटी एजुकेशन और एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना। ठीक है। ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल्स में सीबीएसई एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल हैं और 9 से 11वीं तक के हैं। ठीक है। तो बस इसको मतलब समझ लेना कि श्रेष्ठ स्कीम किससे रिलेटेड है। पीएम आवास योजना। आपको पीएम आवास योजना की डिटेल तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना याद रखना कि पीएम आवास योजना इंपोर्टेंट है। 25 जून 2025 को, 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। पुरानी स्कीम है तो थोड़ा डेट याद कर लेना। इसमें पुरानी स्कीम्स भी हैं, किसी कारण चर्चा में रही है तो इसमें इंक्लूडेड इसलिए क्योंकि वो डेट तो पूछ ही लेता है। बाकी कितने घर बनाए गए ये सब काम नहीं है, लेकिन फिर भी 2.7 करोड़ जो है हाउस इसमें 10 साल में बनाए गए थे 2025 जून तक। बट मेन यही है कि किसके अंतर्गत आती है और कब स्टार्ट की गई थी। लीन क्या है? ये भी 2023 में 10 मार्च को एमएसएमई मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया था। अब ये है क्या? प्रोडक्शन प्रैक्टिस दैट कंसीडर एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्स फॉर एनी गोल अदर देन द क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर द एंड कस्टमर टू बी वेस्टफुल एंड हेंस शुड बी एलिमिनेटेड। देखो इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि लीन प्रोग्राम सबसे पहले तो हमको जानना है कि 2023 में स्टार्ट किया गया था एमएसएमई के द्वारा। ठीक है। इसके अंदर जब हम एमएसएमई में, मतलब लीन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसा प्रोडक्शन किसी गोल को अचीव करने के लिए हो, मतलब इसमें जो खर्चा आएगा, ठीक है, किसी गोल को अचीव, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एफिशिएंट
प्रोडक्शन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है? रोड में प्रोवाइड कराना एमएसएमई को, जिससे कि ग्लोबल कंपटीशन कॉम्पिटिटिवनेस इससे बढ़े, ठीक है। और एमएसएमई के जो प्रोडक्शन होते हैं उसमें वेस्टेज जो होते हैं वो कम, मतलब एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि वेस्टेज कम हो, ज्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है। तो एक तरीके से एक लीन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है। इसके बाद आया पीएम किसान सम्मान निधि। बस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको चलाती है फरवरी 2000। तो इसमें आपको याद क्या कर रखना है, कब आई थी ये? 24 फरवरी 2019 को ये आई थी। क्या याद करना है? 24 फरवरी 2019 को ये आई थी। इसमें आपको सबको पता होगा कि 6,000 रुपए एक साल में दिए जाते हैं सभी एलिजिबल फार्मर को। 4 मंथ में एक 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। उद्देश्य क्या है? वही 6,000 रुपए मिलेंगे, कोई गरीब किसान है तो उसको कुछ फायदा होगा। हमारे लिए काम की क्या चीज है इसमें, देखो। ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए कि भाई बहुत सारा गवर्नमेंट ने इतना अभी तक खर्च कर दिया है, इतने सारे बेनिफिशियरीज हैं, वो हमारे काम का नहीं है। अगर चर्चा में है तो पेपर में आ सकती है। तो भाई 24 फरवरी 2019 को ये आई थी, ठीक है। अब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थम महाअभियान, ये देखो। और देखो, इसमें मैं जितनी स्कीम्स बता रहा हूँ ना, इससे भी आपको पेपर में फायदा हो सकता है भले ही। देखो, इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि स्कीम्स तो आपको और भी देखनी पड़ेंगी, उनके डेट्स और मेन मेन स्कीम्स बहुत सारी हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसी स्कीम्स जो चर्चा में रही हैं, तो अगर वो जो चर्चा में रही हैं उनके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम जो चर्चा में रही है उनकी अगर डेट्स वगैरह भी पता चल जाती हैं तो वो आपको पेपर में हेल्प कर जाएंगी, या फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चल जाते हैं। बाकी न्यू वाली स्कीम तो ऊपर कुछ दो चार थी, वो मैंने आपको बता दी। वहां से तो टोटल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पीएम कुसुम, अब जैसे यही आ जाता है कि कौन से पहले है। देखो, ये फरवरी में आई है, एक मार्च में आई है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई जो किसान लोग होते हैं उनको जो सोलर पंप दिए जाता है, और उसका दो फायदा होता है कि उनके जो पंप हैं वो भी चलते हैं, जिससे इरिगेशन में फायदा मिलता है। और बची खुची जो इसके जो बची खुची लाइट होती है वो सोलर ग्रिड से जोड़ने से उनको बिजली बेच के पैसे भी कमाए जा सकते हैं। ये इस स्कीम का उद्देश्य है। तीन इसके कंपोनेंट हैं। वो तीन कंपोनेंट पूरी स्कीम इधर आराम से लिखी हुई है। तो तीन कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ए क्या है? कंपोनेंट ए है 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज ग्राउंड स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट पावर प्लांट बाय फार्मर ऑन देयर लैंड। तो 10,000 मेगावाट का सोलर पावर का प्लांट इससे लगभग बनाने का उद्देश्य है, जो बिजली फार्मर के यहाँ से ट्रांसफर की जाएगी सोलर ग्रिड में। दूसरा क्या है? इस दूसरा कंपोनेंट है इसका 14 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप जो है बांटना है किसानों को। ये जो एग्रीकल्चर वाले जो पंप बांटेंगे, इसी पर ये सोलर की जो प्लेट लगाई जाएगी उससे ये पंप चलेंगे, और बची कुची ऊर्जा वो ग्रिड में भेज देंगे। और उस ग्रिड को वहां जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे उसका पैसा किसानों को मिलेगा, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट क्या है? 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप इंक्लूडिंग फीडर लेवल सोलराइजेशन किया जाएगा, ठीक है। अब आया पीएम जनमन, वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसकी डेट आपको याद करने की, मतलब अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आदिवासी दिवस होता है 15 अगस्त, 15 नवंबर को। पिछले से पिछले साल ही आई थी, बहुत इंपोर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम का पूरा नाम है जनजातीय आदिवासी आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस भी जिसको बोलते हैं 15 नवंबर को। और जहां तक मैं जानता हूँ ये भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के दिन 15 नवंबर पड़ता है, इसलिए उस दिन आदिवासी दिवस या जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है इस देश के अंदर, ठीक है। अब क्या इस स्कीम का उद्देश्य है? प्रोवाइडिंग पीवीटीजी हाउस होल्ड पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं उनको सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटी, सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उन तक जो स्कीम्स हैं उनको पहुंचाना है, ठीक है। इसके अंदर रोड कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल लिवलीहुड, ये सब भी आएगा। इसके अलावा जो और भी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की उनको ठीक तरीके से पहुंचाना, जैसे पीएम जन आरोग्य अभियान है, टीबी एलिमिनेशन है, पीएम पोषण है, पीएम जनधन योजना है। कुल मिला के होलसम डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी ग्रुप, ये इस चीज का, इस स्कीम का उद्देश्य है, ठीक है।
और ये पार्ट है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, जो कि 2022-23 में लॉन्च किया गया था। उसी मिशन के अंदर ये स्कीम है, पीएम जन मन। ठीक है। 15 नवंबर यानी कि जनजातीय गौरव दिवस भी उसी दिन होता है, उसी दिन ये इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। ठीक है। पीवीटीजी जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ऐसे एज आई रिमेम्बर 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो ट्राइबल्स में भी ज्यादा पिछड़े हैं, उनके लिए स्कीम है। ठीक है। अब आती है, ये भी स्कीम इंपोर्टेंट है, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, नमस्ते स्कीम। इसका जो मेन देखो, इसके नाम में ही पता है, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये जो स्कीम है वो बेसिकली जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो हाथ से जो सफाई करते हैं जिससे उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी प्रकार की जान माल की हानि होती है, इंडिया में बड़े लेवल पर जो ह्यूमन सैनिटेशन जो है ह्यूमन तरीके से किया जाता है, उसको खत्म करने के लिए स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर की यानी प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसको जो चला रहा है वो हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री चला रही है। कारण हाउसिंग मतलब कि अब देखो, जो मेन होल वगैरह जो होते हैं या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो तो हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों का ही जॉइंट प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हैजार्डस क्लीनिंग, डेथ ऑफ सीवर, ये सब जो खुद से कई बार आपने खबर पड़ी होंगी कि सीवर में जो हानिकारक गैस होती है, तो ह्यूमन अगर उसके अंदर सफाई करने जाता है तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो बहुत ही अनडिग्निफाइड कह सकते हो कि बहुत ही मानवीय रूप से बहुत असंवेदनशील प्रैक्टिसेस होती हैं अगर कोई हाथ से मल या ड्रेनेज साफ करता है। तो उसी चीज को कम करने के लिए मैकेनाइज यानी मशीनों का प्रयोग करने के लिए स्कीम लाई गई थी। ठीक है। तो अर्बन लोकल बॉडीज में इसको चलाया जाएगा और 2025-26 तक इसको चलाने का एक प्रोग्राम था। तो बस मेनली आपको ये जानना है कि नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है। फिर विवाद से विश्वास स्कीम भी चर्चा में रही है। तो क्या है? टू इफेक्टिवली सेटल द पेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। ये हमको पता है कि गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई थी। ठीक है। तो उतना ही याद करना है आपको। फिर पीएम पोषण क्या है? पीएम पोषण जो है 2021 में आई थी, पोषण 2.0। पोषण 2.0 वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। डाइट डाइवर्सिटी, फूड फोर्टिफिकेशन और मिलेट्स के यूज के लिए स्कीम है। ठीक है। इसमें इसमें एक बार और डिटेल में आप देख लेना, इसके अंदर 2-3 स्कीम को मर्ज किया गया था। ठीक है। उसके नाम और देख लेना। फिर आती है पीएम स्वनिधि स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिहाज से। इसके अंदर जो वेंडर्स होते हैं, डेली वेंडर्स जो होते हैं, उनको लोन दिया जाता है 10,000 रुपए का शुरुआत में। ठीक है। जिससे कि वो अपना इंटरप्राइज खोल सकें। ठीक है। ये 2020 में 1 जून को स्टार्ट की गई थी, बेसिकली कोविड के टाइम पर ही स्टार्ट की गई थी। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको इसमें लोन दिया जाता है। ठीक है। इसको 2024 तक एक्सटेंड किया गया था, इसलिए चर्चा में रही थी। ठीक है। इसमें लोन पर 7% की सब्सिडी भी दी जाती है। लैंडिंग वही शेड्यूल कमर्शियल बैंक वगैरह, मतलब लगभग बहुत सारे इंस्टीट्यूट, रीजनल रूरल बैंक्स, फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कई सारी इसमें चीजें हैं। फिर आता है समर्थ। समर्थ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का अम्ब्रेला स्किल प्रोग्राम है। स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उन्होंने इस स्कीम को फॉर्मुलेट किया था। ठीक है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत ये काम कर रही है। ठीक है। इसके अंदर 10 लाख लोगों को ट्रेन किया जाना है। किसके लिए? टू प्रोवाइड डिमांड ड्राइवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है। फीचर्स क्या है? ट्रेनिंग से 8:40 खाना भी पैक कराएंगे, टाइम लगेगा। प्लीज प्लीज माइक माइक ऑफ कर दो। ट्रेनिंग सेंटर्स प्रपोज्ड बाय द शिवानी माइक ऑफ कीजिए। Training centers proposed by the implementing partners are to be physically verified through dedicated government agencies. ठीक है। तो इसमें क्या करना है? ट्रेनिंग सेंटर्स
proposed by implementing partners are to be physically verified through the government agencies। इसके अंदर जो ट्रेनिंग सेंटर होगा उसको गवर्नमेंट एजेंसी जो है वेरीफाइड करेंगी, और ठीक तरीके से मतलब ट्रेनिंग के लिए कैपेबल है या नहीं है, वो बेसिकली 10 लाख लोगों को इसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको ट्रेन करना है, ठीक है। फिर ये एक स्कीम थी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर, ये तो बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है। तो बस इसकी डेट आप याद कर लो। बेसिकली जो एमएसएमई जो होती हैं उनको जो क्रेडिट दिया जाता है उसकी गारंटी के लिए ये किया स्कीम थी, ठीक है। इसको इस बार के बजट में ध्यान देना, इसमें कुछ बढ़ाया गया है शेयर, तो आप उसको देखना। बस ये स्कीम कब आई थी, 2000 में चर्चा में थी, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था इसको। फेम स्कीम भी आपको पता होगी, फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल जो इलेक्ट्रिक कम नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टोटल इलेक्ट्रिक होते हैं, ऐसे व्हीकल को बढ़ाने के लिए 2015 में फेम स्कीम लाई गई थी, ठीक है। बट कंफ्यूज मत होना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज के अंतर्गत है। बाकी ये सब तो जानिए कि इनकी डिमांड बढ़ाना है, फॉसिल फ्यूल से मुक्त होना है, ये सब तो बेसिक सी बात है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी मिनिस्ट्री मत भूल जाना। फिर उड़े देश का आम नागरिक भी बहुत फेमस स्कीम है, जिसमें जो अनयूज्ड और लेस यूज जो एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स होती थी उनको यूज करने के लिए स्कीम लाई गई थी। इंप्लीमेंट कौन कर रहा था इसको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी भी डेट याद करना है, 21 जून 2016 को ये लाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत डेफिनेटली होगी। एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसका उद्देश्य था, छोटे छोटे जगह पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना है। अनसर्व और अनडिजर्व रीजन, जो छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स थी जहां पर कभी प्लेन जाती ही नहीं थी तो वो अनसर्व हो गई, और अंडर सर्व यानी कि जाती थी तो बहुत कम जाती थी, तो छोटे छोटे फ्लाइट्स कम किराए में छोटे छोटे जगह पे पहुंचाने के लिए स्कीम थी। ध्यान देने वाली बात इसमें भी आपको डेट से याद करना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये जो है अनऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर नहीं है, जो फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी पेंशन मिले, उनके भी श्रम का सम्मान किया जाए, इसीलिए इसका नाम है श्रम योगी मानधन। श्रम योगी जो है, श्रम को जो करने वाले योगी हैं उनके मान के लिए धन दिया जाए, ठीक है। बेसिकली इसका ये मतलब है। 2019 में, इसकी डेट याद करना, 2019 में दो तीन मैंने और भी बताई थी अभी ऊपर, उसको भी ध्यान देना है आपको। ये पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऐसी स्कीम्स जो कि श्रम या लेबर से रिलेटेड है, लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के थ्रू ये चलाई जा रही है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बंदा एलिजिबल है तो अटल पेंशन स्कीम के साथ साथ इसको ज्वाइन कर सकता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप अटल पेंशन स्कीम अगर का फायदा उठा रहे तो आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन पेंशन स्कीम है, अंडर विच कोई भी व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, अगर उसमें एक फिक्स जो इसका अमाउंट होता है उसको कंट्रीब्यूट करेगा तो 60 साल के बाद उसको पेंशन की तरह 3000 रुपए एक महीने में मिलने लगेंगे, ठीक है। और इसमें जो प्रीमियम जो राशि होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। फिर आती है स्वामित्व स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये भी कोविड के टाइम पे ही लाई गई थी। ये बेसिकली ड्रोन के द्वारा हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उनकी ठीक तरीके से मैपिंग और उनका स्वामित्व के कौन किसके अंतर्गत है उसके लिए स्कीम लाई गई थी, ठीक है। और डिजिटलाइजेशन ऑफ, कह सकते हैं कि इन डेटा जो है वो भी इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। तो इट वाज लॉन्च टू प्रोवाइड रूरल इंडिया विद एन इंटीग्रेटेड इनहेबिटेड प्रॉपर्टी ओनरशिप सॉल्यूशन। सेंट्रल सेक्टर की ही है और पंचायती राज के अंदर यानी गांव में इसको चलाया जाएगा। 2021 में ऑल इंडिया में की गई थी, लेकिन बेसिकली ये 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। 24 अप्रैल को क्या होता है ये आप लोग देखना कि 24 अप्रैल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो 24 अप्रैल कौन सा डे वो आप देखना। और उसका ही संबंध इस स्कीम को लॉन्च करने से है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज उसकी हिंट है। फिर आता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये सब आप कोविड 19 की स्कीम्स हैं, बट आपको ध्यान देना कि कौन सी आगे पीछे हुई थी, तो वही जो यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है वो पूछ लेगा कि कब कौन सी आई थी।
तो उसके हिसाब से उसको याद रखना। तो ये आत्मनिर्भर भारत, इसमें कई सारे इंसेंटिव्स थे। उस इंसेंटिव का अब कोई मतलब नहीं है 5 साल के बाद। बट ये नवंबर में आई थी, कोविड-19 जब लॉकडाउन लगा था तो लास्ट में आत्मनिर्भर भारत अभियान रोजगार योजना आई थी। मिशन कर्मयोगी भी उसी टाइम पर आई थी, 17 सितंबर को। ठीक है। मिशन कर्मयोगी आपने सुना होगा, सिविल सर्विसेज के जो सिविल सर्वेंट्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये प्रोग्राम था। उनको ट्रेनिंग करने के लिए, कई सारे मॉड्यूल बनाने के लिए था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी जो सेंट्रल स्टेट पर सिविल सर्विसेज के जो सारी चीजें देखता है वो कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, नाम ही उसमें लिखा है पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। ठीक है। टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन सिविल सर्विस कैपेसिटी, मतलब बेसिकली सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए कई सारे मॉड्यूल प्रोग्राम्स, इसमें बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें उनकी क्लासेस वगैरह भी हैं। तो उसके लिए मिशन कर्मयोगी था, कर्मयोगी उनको बनाना। फिर जन आरोग्य स्कीम, ये सबको पता होगा। इसकी भी डेट आप लोग याद करना, 23 सितंबर। 23 सितंबर भी बहुत करंट गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट डे रहा है। कई सारी स्कीम्स इस दिन हमेशा लॉन्च की जाती रही हैं। तो ये देखना 23 सितंबर को कौन सा डे है। कोई फेमस लीडर है, उनकी ये बर्थ डेट है, तो उसको आप देखना। बट हमारे लिए ध्यान रखने वाली ये बात है, जन आरोग्य स्कीम कब आई थी? 2018 में। किसके अंतर्गत है आपको पता ही होगा। यहाँ पर जब आप इंश्योरेंस वाले चीज पढ़ते हो तो यूपीपीसीएस कंफ्यूज कर देता है आपको। कई लोग गलती करते हैं, पहले भी आ चुका है। 5 लाख रुपए का कवरेज तो दिया जाता है, लेकिन पर फैमिली दिया जाता है, इंडिविजुअल नहीं दिया जाता। और पर ईयर दिया जाता है फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन। यूपीपीसीएस पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, 5 लाख का कवरेज पर इंडिविजुअल कर दिया था। ठीक है। तो ध्यान देना इस बात का, ऐसी ऐसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। आयुष्मान भारत स्कीम है इसी का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, वहां लिखा 5 लाख, आपने तुरंत मार दिया मुझे पता है, पर फैमिली है, पर ईयर नहीं है, क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी भी डेट हमको याद करनी है। फिर हमको इतना तो पता ही होगा कि रबी के लिए आप 1.5% कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, खरीफ के लिए 2% और कमर्शियल के लिए 5%। ये आपको पता होगा है, होता है। बाकी जो बचा कुचा प्रीमियम होता है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको वो करती है, कंट्रीब्यूट करती है। और ये जो है ऑप्शनल है, स्टेट इसको ज्वाइन करना चाहे तो। ठीक है। तो ये स्कीम की डेट क्या है, कब क्या है, कब आई थी? 2016 में। पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आए थे ना बैक टू बैक कि कौन सी स्कीम कब आई थी। तो फसल बीमा योजना 2016 में आ रही है। फिर आती है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। मातृ वय वंदना योजना, वय से याद रखना पैसा, व्यय करना से कुछ ऐसा याद कर लेना, क्योंकि ऐसी स्कीम को आप, अगर आपको नहीं पता होगा, ऑप्शन में वो दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स। आप तुरंत इसको लगा दोगे कि हाँ सही है। नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। खास बात यह है कि ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी में पैसा देने से रिलेटेड है। तो पैसा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के थ्रू आता है। तो डेट क्या है? 2016-17 में। तो अब आगे पीछे देख लेना, फसल बीमा 16 में आई है, वय वंदना 17 में आई है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड एल्डरली पर्सन। तो वय वंदना मतलब वय, वैसे ही वय का मतलब यहाँ पर एजेड होना है, बट वैसे तो व्यय भी याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स को आप मत जोड़ देना। ठीक है। तो प्रोटेक्ट एल्डरली पर्सन एज 60 एंड अबव अगेंस्ट फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। ठीक है। फिर आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भी आपको पता होगी, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही अंतर्गत है। इनकी डेट्स आप लोग याद करना। ये जन धन, अटल पेंशन, इनकी डेट्स आप लोग याद करना। ये 2015 में आई थी 9 मई को। वय वंदना 4 मई को आई थी 2017 में। ये 2016 में। तो पहले तो आप सन याद करना कि कब कौन सी आई थी। ठीक है। वही इसमें भी क्या है, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू इंडियन सिटीजन विद पर्टिकुलर फोकस ऑन पुअर अनप्रिविलेज्ड एंड वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है। और इसी के नीचे श्रम योगी मानधन इन्होंने दोबारा दे दी है। बट ध्यान देना है कि ये इस मिनिस्ट्री की है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। ठीक है। गवर्नमेंट गारंटेड लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन ऑफ 1,000 to 5,000 फ्रॉम एज ऑफ 60।
जो जिस तरह से हम जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके हिसाब से हमें 1,000 से 5,000 तक पेंशन मिलेगी। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, अटल पेंशन में और श्रम योगी मानधन योजना में। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की है, ये नहीं है। ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये तो सबको पता होगा, 2014 में आई थी। लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज। मेरा खाता भाग्य विधाता करके ये लॉन्च की गई थी। तो वो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशिता बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, मतलब सबके अकाउंट खुल जाए उसके लिए स्कीम लाई थी। फिर इसकी डेट भी याद कर लेना, मुद्रा योजना। इस 2015 की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आती हैं बार बार। मुद्रा योजना भी लेबर मिनिस्ट्री की है। इसमें लोन्स अप टू 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म, इसकी भी थोड़ा एक बार इस बार इसमें देखना पड़ेगा। ये 20 लाख कर दिया है शायद इस बार बजट में। बजट में मैंने ये पढ़ाया है 20 लाख किया हुआ है, इस पर थोड़ा ध्यान देना एक बार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को देखना, इसमें बढ़ाया गया है बजट में इस बार। तो 3 तरह के इसमें लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, इसमें ये गलत डेटा दे रखा है। फोकस ऑन दिस, इसको एक बार देख लेना बजट में। फिर है स्टैंड अप इंडिया, ये 2016 में आई है। 2016 में और भी इंपोर्टेंट स्कीम है, इसको देखना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टैंड अप इंडिया, ये किसके अंतर्गत है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? स्टैंड अप इंडिया मतलब कि खुद से स्टैंड करने के लिए, कुछ उनको खुद से रोजगार अपना खोलने के लिए। तो बेसिकली इसके अंदर ये है कि बैंक लोन प्रोवाइड कराना है 10 लाख रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें एक एससी, एक एसटी और एक वुमेन होना चाहिए हर ब्रांच पर लगभग। ठीक है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड मतलब शुरुआत से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है उसके लिए। ठीक है, तो अंडर स्टैंड अप इंडिया, ये बेसिकली ये चर्चा में क्यों है, इसी कारण होती है कि कितना लोन दे दिया गया, क्या दे दिया गया, इसलिए ये सब न्यूज आती है। बट मैं आपको इसलिए बता दूं कि पेपर में तो ये आता ही है कि कौन सी स्कीम कब आई थी। इसी टाइम पे स्टैंड अप, ये बाद में आई थी। स्टार्टअप जून में ही, जनवरी में ही आई थी, 16 जनवरी को। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की है और नर्चरिंग इनोवेशन, इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, डेट वेट थोड़ा याद रखना। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को आई थी, ये शायद मार्च में आई थी, इसको ध्यान देना। और इनके आप डेट्स वगैरह याद कर लेना। ये स्कीम्स मैंने सिर्फ इसलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने शुरुआत की 2 3 4 स्कीम बताई थी वो तो बेहद इंपॉर्टेंट थी। बेहद इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि वो इसी साल की है, उनसे तो क्वेश्चन डिटेल में आ सकता है। बाकी जो पीछे की स्कीम्स थी वो किसी कारण से चर्चा में रही हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें यहाँ पर बता दिया। आप लोग इन पर ध्यान देना। बाकी जो आपके पास स्कीम्स का, चाहे आप विजन आईएएस या किसी का भी जो यूपीएससी का या कहीं का भी आपके पास नोट्स हो, घटना चक्र का हो, उसमें स्कीम्स एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव तो देख के ही जाना, और कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस स्कीम को 2014 के बाद वाली को कब लॉन्च किया गया है। तो वो फिर से ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।